नस्ट इक्वेशन ये पढ़ना है हम लोग को आज, ठीक है। नस्ट इक्वेशन क्या है उसको समझो। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे, पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल पढ़े थे। सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े थे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये पढ़े थे। या इसी को बोलते हैं ई कैथोड, चूंकि राइट होता है तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, याद है कि नहीं है? ऐसे पढ़े थे, फॉर्मूला सेम ही है। तो किसी गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला पढ़े थे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सर ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जो कि एसआरपी वैल्यू जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर दिया हुआ है, तो वो क्या था? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, एसआरपी था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, और वो स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी टेम्परेचर कितना था बोलो? प्रेशर था 1 एटीएम, वैसे 1 बार बोलते हैं, और प्रेशर था 200, टेम्परेचर था 298 केल्विन। तो जब भी, और कंसंट्रेशन था 1 मोलर, क्या था? तो जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए गैल्वेनिक सेल तैयार करते हैं और उसका कंसंट्रेशन रखते हैं 1 मोलर, टेम्परेचर लेते हैं 298 केल्विन, प्रेशर लेते हैं 1 एटीएम, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल निकलेगा, चाहे सेल पोटेंशियल निकालोगे तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलोगे, और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करोगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी तक जो भी डिस्कस किया सब स्टैंडर्ड के बारे में बात किया, लेकिन एग्जाम में तो ये 1 मोलर की जगह कुछ भी दे सकता है ना, कुछ में बोले डिफरेंट अलग अलग कंसंट्रेशन में, मान लो 0.5 मोलर दे देगा, 1.5 मोलर दे दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, ठीक है। इसका तो अलग अलग टेम्परेचर पर और अलग अलग प्रेशर पर या अलग अलग कंसंट्रेशन के लिए ये सेल पोटेंशियल की वैल्यू या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती है। तो हम ये बात बता चुके हैं पहले लेक्चर में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो। जिंक सल्फेट के लिए अलग आएगा, कॉपर सल्फेट के लिए अलग अलग आएगा, आयरन सल्फेट के लिए अलग आएगा, सिल्वर नाइट्रेट के लिए अलग आएगा। तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होती है। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, अलग अलग कंसंट्रेशन में, कम अमाउंट लियो तो कम आयन रहेगा, ज्यादा अमाउंट लोगे तो ज्यादा आयन होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट में आयन होता है ना, आयन में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा फिर सेल पोटेंशियल। दूसरी बात कि इलेक्ट्रोड कैसा ले रहे हो, एक्टिव इलेक्ट्रोड है कि नट इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है कि सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, उस पर भी डिपेंड करेगा। उसके अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा और प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। ये वो फैक्टर है जिसपे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो या सेल पोटेंशियल बोलो, सेल पोटेंशियल को ईएमएफ भी बोलते हैं सेल का। ओके, उस पर डिपेंड करता है। ये पॉइंट एग्जाम में सब्जेक्ट में आ सकता है। ओके, अब ये सर नॉन नस्ट इक्वेशन क्या है? नस्ट इक्वेशन, ये नस्ट इक्वेशन क्या है? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ये हमको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एसआरपी वैल्यू पता है, तो वहां से सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कोई भी गैल्वेनिक सेल बनाएंगे तो वहां से हम निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम लोग पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख करके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ डेटा दिया हुआ है सबका, अलग अलग केमिकल का अलग अलग स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल साइंटिस्ट ने हमें बता दिया है, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का टेंशन नहीं है, 1 मोलर के लिए बता दिया गया। अब अलग अलग कंसंट्रेशन पे अगर हमको ये स्टैंडर्ड ये पोटेंशियल चाहिए, सेल पोटेंशियल चाहिए या इलेक्ट्रो पोटेंशियल चाहिए, तो उसके लिए हमको एक इक्वेशन है जिसका नाम है नस्ट, बोलो नस्ट इक्वेशन, उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हमको पता है, जैसे तुमको पता है कि इसके लिए हमने बताया था आपको लिथियम की सबसे कम होती है एसआरपी वैल्यू, है ना? कितनी होती है लिथियम की? -3.05 वोल्ट एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, लेकिन कंसंट्रेशन जब 1 मोलर है तब, अगर मान लो कंसंट्रेशन कोई और मोलर होगा तो फिर ये वैल्यू नहीं रहेगा, ये वेरी करेगा। फिर वैसे ही फ्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा होती है, 2.87 वोल्ट होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन अलग ये 1 मोलर कंसंट्रेशन पे है, 1 एटीएम प्रेशर पे है और 298 केल्विन टेम्परेचर पे है। लेकिन अलग कंसंट्रेशन लोगे तो फिर ये वैल्यू का हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो एसआरपी वैल्यू हमको पता चल जाता है किससे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें साइंटिस्ट ने हमें पूरा बना कर दे दिया। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, अगर किसी गैल्वेनिक सेल का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल चाहिए, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसके लिए जीरो नहीं लगाते हैं, इसमें जीरो लिखते हैं। जीरो लिखने का जो ओ लिखा हुआ है जीरो, ये हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन का, ठीक है। तो ऑलरेडी हमको स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल पता है, वो देख करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख करके निकाल लेंगे। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में मान लो कि हमको जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन दे दिया कि वो 1 मोलर नहीं है, वो हाफ मोलर है, वो 1/4 मोलर है, 0.02 मोलर है, 0.03 मोलर, इस टाइप का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। टेम्परेचर और प्रेशर जनरली कांस्टेंट रहता है, लेकिन कंसंट्रेशन तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो लिखा हुआ है कि नॉस्ट इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसकी हेल्प से किसी गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल या किसी इलेक्ट्रोड का
पोटेंशियल, ओके, समझे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आराम से निकाल सकते हो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, ओके, समझे। नॉस्ट इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसकी हेल्प से नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल्फ पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जा सकता है। ये ऑलरेडी तुमको स्टैंडर्ड कंडीशन वाला वैल्यू ऑलरेडी गिवन रहेगा, प्रोवाइडेड रहेगा, बाकी तुमको कंसंट्रेशन देगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूला से हम लोग सेल्फ पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। इसी इक्वेशन का नाम है नॉस्ट इक्वेशन। क्या नाम है बताओ? तो नॉस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल्फ पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया जाता है, लिखा हुआ है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल्फ पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। सर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब है सर? जब कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, कुछ भी दिया हो, 0.45 मोलर, 0.2 मोलर या 1 मोलर के अलावा 1.5 मोलर दिया हो, उससे ज्यादा हो या उससे कम हो, बट 1 मोलर ना हो, उसके अलावा टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, दूसरा केल्विन टेम्परेचर पे हो, ओके, तो टेम्परेचर में डिफरेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। जनरली तुमको टेम्परेचर सब फिक्स रहेगा, टेम्परेचर के बारे में चर्चा नहीं रहेगा, 298 केल्विन ही रहते रूम टेम्परेचर, ओके, अब प्रेशर 1 atm होता है नॉर्मली, ठीक है, बस खाली कंसंट्रेशन जनरली चेंज करेगा, तो उसी को बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पर सर ये फॉर्मूला है, ओके, ये फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई करेंगे अभी। ये तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, इसका तो चक्कर ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ये आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये भी क्वेश्चन नोन कांस्टेंट क्वांटिटी को नोन है, और टेम्परेचर तुमको नहीं दिया रहेगा, मतलब कि 298 केल्विन नोन है ना, टेम्परेचर का चर्चा नहीं रहेगा, वो हमेशा गारंटी के नोन है कि वो कितना है 298 केल्विन, ओके। अगर दे दिया 300 केल्विन रख दो, फॉर्मूला ये वाला, लेकिन अक्सर हम लोग टेम्परेचर 298 केल्विन इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। और एक होता है एन, एन होता है नंबर ऑफ, जो गैल्वेनिक से जो लिखते हैं हाफ रिएक्शन, एनोड हाफ रिएक्शन, कैथोड हाफ रिएक्शन, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है ऑक्सीडेशन के अंदर, या कितना गेन किया है, कितना लॉस इलेक्ट्रॉन है, कितना गेन इलेक्ट्रॉन है, उसी को बोलते थे ना कि जब भी तुम नेट रिएक्शन लिखोगे तो जो लॉस होगा ऑक्सीडेशन के अंदर और जो गेन होगा रिडक्शन के अंदर सेम होगा, है ना, लॉस और गेन सेम होता है, उसी को एन बोलते हैं, एन, एन फैक्टर बोलते हैं उसको, या वैलेंसी फैक्टर। उसी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, ट्रांसफर इन बैलेंस माने कि कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, कितना कितना का बोलो लॉस हुआ है, मैंने इक्वल वाला है। जैसे एग्जांपल दिया था मैं तुमको, याद करो जब हमने आपको सेल रिएक्शन पढ़ाया था, नेट सेल रिएक्शन लिखना सिखाया था, याद हो ये वाला, जैसे ये वाला, यहाँ पर सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सिल्वर आयन एज में कन्वर्ट हो गया, ओके। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो लॉस कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, गेन कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो सिल्वर 1 ही लेगा, तो दो सिल्वर आकर के बैलेंस कर दोगे, ओके। तो ये जो 2 बना इसी को एन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एन। तो ये हो गया बैलेंस केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। तो बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ऑक्सीडेशन के अंदर और रिडक्शन के अंदर, सेम होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एन, वैलेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर बोलते हैं सिंपली, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन की, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ऑक्सीडेशन के अंदर, रिडक्शन के अंदर, क्या क्या ऑक्सीडेशन के अंदर लॉस होगा, रिडक्शन के अंदर गेन होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एन। तो ये एन तुमको अलग अलग गैल्वेनिक सेल के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे ये डेनियल सेल जिंक और कॉपर वाला, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जिंक दिया था, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लिया था, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आर भी नोने हैं, टेम्परेचर भी नोने हैं, और ये एन वेरी करेगा अलग अलग गैल्वेनिक सेल, ये वेरी करेगा। अब बाकी फैराडे कांस्टेंट होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बताओ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर 19 कूलम माइनस 19 कूलम, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल मतलब 16.02 टू 10 केमिस्ट्री 11 याद करो, 1 मोल में इतना पार्टिकल होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब इसको गुना करो तो कितना आएगा, 96,500 कूलम। क्या आएगा, फिजिक्स में भी पढ़े होगे कि ये जो होता है, जो इसी को बोलते हैं 96,500 कूलम, इसको बोलते हैं फैराड, फैराड क्या बोलते हैं इसको, फराडे, क्या बोलते हैं इसको, फैराड नहीं, फैराड तो कैपेसिटेंस में चले जाओ फिजिक्स में, फैराडे क्या बोलते हैं इसको, हाँ 1 फैराडे, ठीक है। तो 1 फैराडे 96,500 कूलम होता है, क्या होता है, 96,500 कूलम। ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हाँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक 1F इक्वल टू क्या कितना होता है, 96,500 एक्जैक्टली होता है 96,487 कूलम, एनसेट में दिया हुआ है 487 की 486, बट लगभग इसको 96,500 कूलम, ठीक है। तो ये F भी पता ही हो गया, ये भी पता है, इसको फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। तो सब कुछ तो यहाँ नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, और ये भी नोन है। टेम्परेचर नहीं दिया रहा 298, बस खाली वो खाली वेरी कौन करेगा, एन। तो इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, टी की जगह रख देते हैं 298 केल्विन, आर की जगह रख देते हैं भाई 0. ऐसा यूनिट में रखना तो या ये वाला रख दो, कहाँ गया 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या इसी को हम लोग एटीएम में रखते थे प्रेशर वाला में, तो हम इसमें रख रहे हैं ऐसा यूनिट में, ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में ले लेंगे।
तो ये तुम्हारा इसका वैल्यू और फिर एफ का वैल्यू जानते ही है, सबको इसको रख करके कैलकुलेट कर लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। चलो आ जाओ, तो एक नया फॉर्मूला बनेगा वही यूज करेंगे। ये वाला क्योंकि टेम्परेचर तुमको दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, टेम्परेचर अक्सर जो है 298 केल्विन, ठीक है। आ जाओ, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। और वो जो एक चीज समझो, मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। ओके, कभी भी कोई लॉग होता है ना, कोई लॉग है, ये लॉग है ना, अब बेस यहाँ पे कुछ नहीं होता तो कितना होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल लॉग है ये, माने कि ये जो ई है एक्सपोनेंशियल नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट है ये। तो इसको कभी भी केमिस्ट्री में हम लोग लॉग 10 बेस पे लिखते हैं। किस पे लिखते हैं? तो log 10 बेस पे लिखने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? ओके, 2.03 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद आया? कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कभी भी तुमको ई बेस को, जो भी बेस ई है उसको हटा के log बेस 10 बनाना है, तो बेस 10 पे लिखने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये याद रहना, ठीक है। अरे समझे कि नहीं? तो अभी जो फॉर्मूला तुमको लिखा हुआ है ये वाला, तो अगर एक चीज समझाता हूँ उनको, यहाँ पर जो लिखा हुआ है log QC, ये सर QC क्या है बताएंगे उनको। ये QC सर क्या है? QC इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, आगे बात करेंगे, वैसे 11वीं में केमिस्ट्री में पढ़े थे। ओके, अभी भी बताते हैं। ये ln मतलब लिखा हुआ है, ln मतलब नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग में बेस ई है, यहाँ पे इसको लिखने का तरीका ln नेचुरल लॉग। ओके, तो यानी कि बेस ई है यहाँ पे, कौन बेस है? कुछ नहीं, तो बेस ई है यहाँ पे। अब इस बेस ई को हमको 10 बेस पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में 10 बेस पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं बोलो? 10 बेस पे। तो क्या करें, क्या किया गया? आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो, हमने क्या किया? 2.303 लिख दिया यहाँ, और log 10 कर दिया, ये कर दिया। अब बाकी RT/NF तो ही है। अब बताओ, इसमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, और ये पता है, खाली n को छोड़ देंगे, क्योंकि n अलग अलग गैल्वेनिक सेल के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, इसलिए। चलो, तो कैलकुलेशन 2.303, बाकी सबको छेड़छाड़ नहीं करना। ओके, क्या किया मैंने सुनो, हाँ इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको कैलकुलेट कर दिया, इसको अलग से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो 2.303 RT/F, 2.303 R का वैल्यू 25/3 भाई 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर 298 और ये 96,500। कैलकुलेट इस सबको कैलकुलेशन किया जाएगा, अगर लगभग लगभग तो 139 के लिए बताओ 0.0591 0.0591 आता है, वैसे 0.059 बोल सकते हो, ये आंसर भी 0.059। तो ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, हमको बार बार कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, हर गैल्वेनिक सेल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हो गया, ये आ गया। अब कुछ नहीं है, अब ये QC आ गया, अब कुछ नहीं करना है, जो भी तुमको QC का वैल्यू होगा निकाल करके दिया रहेगा, कुछ में दिया रहेगा, पुट कर लेंगे, निकालेंगे, या निकालने का तरीका बता देते हैं अभी। और n तुमको भाई रिएक्शन देकर के n देख लेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन बैलेंस रिडॉक्स के अंदर ट्रांसफर हुआ है, वो n रख करके वैल्यू निकालेंगे, पुट कर लेंगे। और इसको सिंपल करने के लिए 0.059 लिखा नहीं है, 0.059, तो इसको लगभग लिख देंगे 0.06, क्या लिख देंगे? 5 9 है, ये 5 9 5 से बढ़ा दे, पीछे वाले को बढ़ा दो, तो 0.06 कर दोगे, तो लगभग करने के लिए। ओके, समझा गया? अब हम लोग फॉर्मूला कौन इस्तेमाल करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला इस्तेमाल करेंगे। इसमें टेम्परेचर फिक्स हो गया, टेम्परेचर 298 केल्विन। क्वेश्चन में तो जनरली जो है टेम्परेचर दिया हुआ नहीं रहेगा, क्लियर हो गया? तो ये इस्तेमाल करेंगे, ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0, ये सेल के लिए, सेल पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भी फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। चलो, अभी सर QC क्या है? QC को बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या होता है रिएक्शन कोशेंट? याद होगा, जैसे कोई रिएक्शन लिखा हुआ है, जनरल कोई रिएक्शन है, ओके, केमिकल रिएक्शन, कब पढ़ते थे, याद है? QC को रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, याद है? तो प्रोडक्ट में कौन है? C D, तो C का कंसंट्रेशन, तब उसको क्या करते थे, जो कंसंट्रेशन उसी का पावर, जो ये जो कोफिशिएंट है वो स्टोसिमेट्रिक कोफिशिएंट जो पावर बनता था। ओके, तो C का पावर C लिखेंगे, D का पावर D लिखेंगे, और नीचे में रिएक्टेंट लिखेंगे, A का पावर A लिखेंगे, B का पावर B लिखेंगे। ये तरीका है, 11th क्लास में पढ़े थे, अभी भी पढ़ रहे हो। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कौन सा बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये होता है QP लिखना है, तो उसमें प्रेशर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? ये QC है, कोई दिक्कत? एक होता है KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे लिखते हैं, वो भी ऐसे ही प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। अब बस ये कि याद होगा कि एक्वा सॉल्यूशन के लिए लेते हैं, याद है ना, एक्वा सॉल्यूशन के लिए लेते हैं, और यहाँ पर गैस के लिए प्रेशर, गैस के लिए लेते हैं, लेकिन जब सॉलिड की बात होती है, सॉलिड का कितना लेता है, सॉलिड का नहीं लेता, वो ले लेता है। एक्वा सॉल्यूशन का लेते हैं, लिक्विड का भी वाला लेते हैं, गैस का प्रेशर ले लेता है, ठीक है। सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन का यहाँ पे लेना, सॉलिड का नहीं लेना, लिक्विड का भी नहीं लेना, प्योर लिक्विड का भी नहीं लेना, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से? तो अभी तक जो बात हम ये सब 11th क्लास में पढ़ते, log का वैल्यू, log 1 का वैल्यू 0, log 2 का वैल्यू 0.3, log 3 का वैल्यू 0.47, बहुत आसान है। log 4 का वैल्यू 0.6, log 5 का वैल्यू 0.7, log 6 का वैल्यू 0.8, पढ़ाए थे ऐसा पढ़े ना 11th क्लास में, सब पढ़ाए हुए हैं। और log 9, log 10, log 4 का वैल्यू निकालना था, इसे 2 का स्क्वायर करके पावर, log का होता है पावर, जो होता है बगल में सरक जाता है, याद है? तो 2 log 2 कर दो, गुना कर दो, log 5 का वैल्यू को log 10/2 कर दो, log m लगा दो, log 10 का वैल्यू 1 हो गया। सेम बेस पे log का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये सारी बातें 11th क्लास में याद है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में सब बताए थे, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ाए थे। और ये पूरा वैल्यू, log 6 का वैल्यू, log ये सब निकालना सिखाया तुमको, बस यहाँ पे एक वैल्यू याद रख लो, याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो तुमको ट्रिक ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइड रहेगा ये वैल्यू, ठीक है।
याद करने का तरीका, log 1 का वैल्यू 0, log 1 का किसी भी बेस पे 1 0 होता है, ठीक है। ओके, ये सारी चीजें हम लोग पिछले लेक्चर में यानी कि 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर है? आगे ये एंटी लॉग है। एंटी लॉग का होता है कि तुमको ऑलरेडी लॉग का वैल्यू पता है, जैसे मान लो log 2 का वैल्यू तुमको पता है कि 0.3 होता है, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3, है ना। ये अब तुमको हम बोल दी कि log 2 का वैल्यू कितना था, तुमको पता है कि सर log 2 का वैल्यू 0.3 है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम तुमको 2 ना बोल करके मैं बोलूँ बताओ किसका किस पर log का वैल्यू 0.3 होता है, तो बोलो 2 का, कैसे निकालोगे? तो ये x को निकालोगे ना, इसको बोलते हैं एंटी लॉग। क्या बोलते हैं? लॉग का उल्टा, लॉग का उल्टा है एंटी लॉग। तो log 10 बेस x 0.3 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, x निकालना ना, इसे x को निकालना ना, तो इसको बोलते हैं एंटी लॉग। क्या बोलते हैं इसको? एंटी लॉग। कैसे निकालेंगे सर? तो x बराबर लिखे एंटी लॉग 0.03। ओके, अब सुनो, लॉग को ऐसे रहने दो, 0.03 को लिख देंगे log 2, यानी तो 0.3 log 2 का वैल्यू था। अब ये एंटी लॉग का लॉग मर जाएगा, क्या हो जाएगा? खत्म कर दोगे तो 2 आंसर लिख दो, बस हो गया। अब जैसे हमको एंटी लॉग 1.3 लिखना है, अब तुम जानते हो log 10 का 10 बेस पे 1 होता है। ओके, तो ये रूट के 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो कितना आएगा? तो गौर से देखो, तो एंटी लॉग कैसे निकालो, मतलब कि 10 पर लॉग का वैल्यू 1 होता है, अभी 10 से बड़ा ही होगा आंसर, तब तो 1.3 दिया हुआ है, तो कैसे आएगा? तो एंटी लॉग, तो देखो एंटी लॉग लिखोगे, एंटी लॉग माने x समान निकालना है, एंटी लॉग आई 1.3 को लिखो 1 + 0.3 क्या लिखोगे? अब 1 तो जानते हो कि log 10 का वैल्यू होता है, कितना होता है? log 10 का वैल्यू 10 बेस पर, है ना। और 0.3 कितना का होता है? log 2 का। log को जानते हो प्लस में लिखने पर log m * log n हो जाता है, क्या हो जाता है? गुना में चला जाता है ना, तो 10 गुना 20। अब ये एंटी लॉग का हो जाएगा, मर जाएगा, आंसर का बचेगा 20। तो ये ऐसे निकाला जाता है, तरीका होता है, ठीक है। ये तुमको एंटी लॉग निकालने का तरीका है, तो पीछे वाला बेसिक तुमको आना चाहिए। अब चलो देख सर यूज करते हैं, सर नॉस्ट क्वेश्चन को यूज करना सिखाइए, क्योंकि लॉग इसलिए पहले पढ़ा दिया क्योंकि लॉग का इस्तेमाल होगा इसलिए, ठीक है। तो पहले बताओ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, कोई क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे, ये वाला ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल और 0.059, ये तुमको ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। ओके, गैल्वेनिक सेल का चर्चा रहेगा तो एन भी निकल जाएगा, क्यूसी निकाल लेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, चलो आ जाओ। ये तुम्हारा गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, वही डैनियल सेल। जिंक सॉलिड, ये तो जानते हो कि ये सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये साल्ट ब्रिज हो गया, क्या हो गया ये? सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज का अगल बगल में आयन होगा। अब देखो कंसंट्रेशन दे दिया, जिंक आयन का कंसंट्रेशन 0.4 मोलर दे दिया। जब 1 मोलर होता था, क्या होता था? 1 मोलर, तो उसको बोलते थे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जो कि आता था, तुमको याद है 1.1 वोल्ट आया था डैनियल सेल का। ओके, तो यहाँ पर लेकिन कंसंट्रेशन अलग है, जिंक आयन का कंसंट्रेशन 0.4 मोलर है और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन 0.04 मोलर है। अलग अलग कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सेम भी कंसंट्रेशन नहीं देगा, सेम कंसंट्रेशन भी प्रॉब्लम हो सकता है, अलग अलग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। ओके, या ये ऐसा करेगा कि कैथोड का दे देगा, एनोड का दे देगा, ये भी हो सकता है, तो तुम सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला कैथोड मान से एनोड करके निकाल लोगे, ये भी तरीका, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले जिंक, पहले इसको इससे क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे, फुल रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिख लेंगे, लिखो सेल रिएक्शन लिखना जरूरी है क्योंकि इससे एन पता चलेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। क्या करोगे, जिंक लेफ्ट साइड है तो एनोड और ये राइट हैंड साइड है तो कैथोड, तो यानी कि जिंक का हुआ होगा ऑक्सीडेशन और कॉपर का हुआ होगा रिडक्शन। क्या बोले थे कि ऐसा करोगे, जिंक पहले इधर क्या करोगे, लेफ्ट पहले इसको बांट लेते हैं, इधर इधर में तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट में लिखो, इसका लेफ्ट इधर, इसका लेफ्ट इधर, तो इधर वाला को जिंक उतारोगे, पहले को उतार दिया, इसका ई वाला सॉल्ट ब्रिज, माने सॉल्ट ब्रिज के दोनों तरफ जो है, पहले वाला इसको पकड़ेंगे, पहले वाला इसको पकड़ेंगे, पकड़ रख इधर, और फिर इस वाले को यहाँ रखेगा, इस वाले को रख दिया। अब जानते हो कि जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो गया रिडक्शन, तो तब ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो बैलेंस है, ये है बैलेंस तो है, तो एन का वैल्यू 2 हो गया, एन का वैल्यू तो पता चल गया कि एन का वैल्यू कितना है 2, एन पता चल गया। दूसरी बात क्यूसी लिखना, क्या लिखना, क्यूसी, तो क्यूसी इसी को देखकर लिखोगे, क्या लिखो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में केवल ये लोगे, ये तो लोगे नहीं, सॉलिड तो लिया नहीं जाता है, और रिएक्टेंट में केवल ये लोगे, ये तो लेंगे नहीं, समझ में आ गया। हाँ, तो जिंक का कंसंट्रेशन बाय कॉपर का कंसंट्रेशन, जिंक का कंसंट्रेशन पावर कितना है, यहाँ कोएफिशिएंट 1 ही है ना, तो 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो जिंक का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.4 मोलर, और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.04 मोलर। डेसिमल के बाद एक ही अंक था ना यहाँ पे, आइए नीचे में इसके में डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक करके 0 बैठा दो, काट दो, 40/4 हो जाएगा, 10 आएगा, तो क्यूसी का मान आ गया 10, कितना आ गया, अब पुट करो, ई सेल इक्वल टू एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू यहाँ से 2, अब ई सेल बताओ, ई सेल पोटेंशियल क्या पड़ता है, सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, ई नॉट सेल 0.059 by n into log 10 log of QC to the base 10। अब इस सेल का वैल्यू तो पता है 1.1 वोल्ट, रख दो यहाँ पे, 0.059 को 0.06 कर दो, और n का वैल्यू 2 पता है, और उसका QC का वैल्यू 10 रख दो, 10 पे 1 हो जाएगा, वो खत्म, आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है। 1.1 0.006 by 2 log 10 बेस पे 1 हो गया, अब इसको 2 से काट दोगे,
0.03, 1 से 1.1 में 0.03 घटा दो 107 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो अलग कंसंट्रेशन वैल्यू अलग आया ना आया। 1 मोलर पे था 1.1, और जब जैसे तुमने 0.04 मोलर कर दिया, घट कंसंट्रेशन अलग कर दिया, वैल्यू अलग हो गया। ये तरीका है, ये न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड में भी आता है। ठीक है, अरे समझ नहीं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये तो सेल पोटेंशियल हो गया। एक दो क्वेश्चन और देख लो, एक दो क्वेश्चन और देख लो। देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये तुम्हारा सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इस सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। या तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे देगा, या तो एनोड और कैथोड का दे देगा, तो ये कैथोड माइनस ये एनोड करके निकाल लेंगे एसआरपी वैल्यू। ओके, वैसे करके तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का टेंशन नहीं है। अब इस जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ उससे पहले सेल रिएक्शन लिखो, क्योंकि एन उसी से पता चलेगा। अब तुम बताओ कि कॉपर एनोड है और सिल्वर तुम्हारा कैथोड है, तो क्या बोलेंगे? सॉलिड ब्रिज की तरफ पहले लेफ्ट वाला पकड़ो, लेफ्ट में कौन है? कॉपर सॉलिड, बता लो। इसके लेफ्ट में कौन है? Ag प्लस, लिख दिया। और ये अब बताओ, अब इसके राइट में, ये दोनों के ये वाला में, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, बोलो कौन लोग? कॉपर प्लस 2, हाँ, और बाकी सिल्वर सॉलिड, लिख दिया। अब तुम बताओ, कॉपर तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन देगा? लेकिन सिल्वर तो एक ही लेगा ना, क्योंकि सिल्वर तो पहले से एक होता है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? उसको 2 लेना है तो 2 सिल्वर आएगा, तो 2 कर दो, 2 बैलेंस कर दिए। ठीक है, अरे क्लियर है? एक सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन, 2 सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 सिल्वर आएगा, तो बैलेंस कर दिया। ये बैलेंस रिडॉक्स हुआ, तो यहाँ पर जो है कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन, एन का वैल्यू 2 हो गया, खत्म। फिर वही बात क्यूसी लिख दो, क्यूसी में लिखोगे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, इसको लिखोगे, उसको तो लिखना नहीं है। अरे उसको तो ना लिखना है, हाँ, तो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन बाई सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन इसमें यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो 2 ले लेंगे, है ना, होल स्क्वायर। अब आराम से रखो, 0.01 दिया हुआ है इसका कॉपर का, और उसका दिया हुआ 0.02 रख दिया, इसका होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर कैसे करोगे? पहले क्या करोगे, इसका मान कि 3 डेसिमल है ना, ये 3 2 क्या करोगे? 0.002 है ना, ये तो उड़ा क्या जीरो हो जाएगा? 3 जीरो, और उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 6 जीरो हो जाएगा नीचे, क्या जीरो हो जाएगा? स्क्वायर करके 6 होता है, 0.00000 तो 5 जीरो आएगी, ये 6 अंक ना हो गया, 6 अंक पहले डेसिमल लगा दोगे। समझ में आ गया? हाँ, तो ये कैलकुलेशन खुद से करो। अब बाकी जो है डेसिमल के बाद, चूंकि 6 यहाँ पर 5-6 डिजिट है, और यहाँ पर 2 ही डिजिट है, 2 जीरो 4 जीरो बढ़ा करके कर लो बराबर। अब बराबर करके अब यहाँ से 1000/4 हो काट दो, 10,000/4, 10,000 को 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2500, 25 को लिख सकते हो 0.25 10^4 ऐसा लिख दो, या 2.5 10^3 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2500 हो गया। अब ई नॉट सेल 0.059/n फॉर्मूला लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ई नॉट सेल का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन पता है 1.14 वोल्ट, और 0.059 को 0.06 कर दो, एन की वैल्यू ऑलरेडी 2 पता चल गया है, और यहाँ पे क्यूसी का वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे। ठीक है, कौन रख देंगे? बोलो 0.25 10^4 रखो, चलो आ जा 0.25 10^4। अब क्या करोगे? ये गुना में चलेगा, ये प्लस है, ये हो गया ना, तो गुना में तो कहाँ जाएगा? लॉग में, याद है ना, गुना में रहता था, कहाँ जाता है? प्लस में, तो लॉग m प्लस लॉग n, तो 0.025, और ये हो गया तुमको क्या? 10^4, और 10^4 है तो बगल में सरकेगा 4, 1.14 माइनस 0.03, ओके, इंटू इसको क्या करोगे? लॉग m इंटू n लग गया, लॉग गुना वाला रूल, ओके, तो प्लस में चला गया, तो ये 25/100 कर दो, इसको क्या कर दो बोलो? 100, और इसको लिख दो 4 log 10, है ना, तो log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, बेस 10 है तो इसलिए 1 हो जाएगा। अब 25/4 को 1/4 कर दे, इसको 1.14 माइनस 0.03 इंटू लॉग 1/4 कर दे, इसको काट के, और ये 4 log इंटू 1 हो जाएगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है, चार को लिखो ऊपर ले जाओ, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये बगल में ऐसा, ये 4 रहने दो, ये -2 बगल में सरका दो, -2 बगल में सरका दो, -2 log 2, हाँ, प्लस 4, और log 2 का वैल्यू पता है, log 2 का वैल्यू पता है, क्या होता है log 2 का वैल्यू? 0.3, ओके, 0.3, चलो गुना कर लो, 2×6 तो 1.14 वोल्ट माइनस 0.0 प्लस, अभी बात कर लेगा, माइनस 0.03 माइनस 0.03, घटाएंगे, घटाओ तो 4 में से गुना कर दो, 0.6 -6 हो जाएगा, -0.6 +4, 4 में से घटाओ,
तो बचेगा तुमको 3.4 प्लस में, हाँ हाँ ठीक है, सही है, गुना कर लो, 10 3 चौका 12, 3 9 1 10 की 0, हाथ में 1 हो गया, 3 0 0.10 घटा दो उसको, 0 लगा दो, 2 में 0 लगा दो 8, 13 में 3 में 0 लगा 3, और उसके बाद 10 में से 939 की 0.938, ठीक है, ऐसे घटा कर दो, 1140 माइनस 102, ओके, 10 में 2 गया तो 8, और ये 3, ये 10 10 हुआ, 1038 1.038, ओके, ये आंसर आया इतना वोल्ट। थोड़ा कैलकुलेशन वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस पे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ठीक है, ये हो गया। एक ये भी सवाल है, देख लो एक बार, देखो ये तुम्हारा दे दिया है +2 से 0 गया, यानी कि तुम्हारा हो गया क्या चीज़, रिडक्शन, ओके, तो SRP दे दिया इसका 0.025 वोल्ट माइनस में निकल का, और गोल्ड का भी SRP दे दिया 1.50 वोल्ट, और ये जान लो निकल तुम्हारा एनोड है, वो कैथोड है, तो क्या लिखते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी ई कैथोड में से इसको भरा हो गया, वो कहते हैं सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकल जाएगा, कर लोगे, तो यहाँ से इस जो कैलकुलेशन किया कि नहीं किया, देख लो, नहीं किया, ये तुम्हारा काम है, ठीक है, यहाँ से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकल होगा ऐसे करके, ई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बताओ, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो कैथोड का काम कौन कर रहा है, ये गोल्ड, तो गोल्ड का करना है बताओ 1.50 माइनस ई एनोड का करना माइनस 0.25 है ना, तो जोड़ो तो 1.75 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा होगा सेल पोटेंशियल। अब बाकी कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कर लोगे, बहुत आसान है, ये 1 मोलर है और वो 0.1 मोलर है, कर लो, पहले एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस करो, पहले क्या करोगे, पहले क्या कहते हो बताओ, पहले लिखोगे ये वाला निकल सॉलिड प्लस, उसके बाद इधर वाला ले गोल्ड लिखोगे, गोल्ड +3, तो ये 1 देगा तो 3 लेगा, कितना लेगा, तो 3 लेगा तो 3 ना लिखोगे, नहीं है 3 3 नहीं 3, ये 1 देगा अब वो 3 लेगा, ये 3 लेगा, 3 निकल मिलकर देगा, ओके, तब बैलेंस होगा, एक निकल 1 दे रहा है, एक निकल, तो गोल्ड तो 3 लेना है ना, तो इसको 3 देना पड़ेगा, तो 3 निकल मिलकर देगा, 3 निकल, ओके कर दिया, गोल्ड Au +3, ये एक्वस हो गया ना, बाकी बैलेंस, और निकल कन्वर्ट हो जाएगा 3, क्या 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3Ni+1, ओके, सॉलिड ये हो गया एक्वस, और प्लस बोलो, और गोल्ड जो है 3 से 0 में चला जाएगा, Au सॉलिड, ओके हो गया, तो n की वैल्यू कितनी इन्वॉल्व हो गई, 3, n की वैल्यू कितनी हो गई 3, आप फॉर्मूला लगा दो, QC लिख दो, पहले QC कैसे लिखोगे, QC लो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखो, निकल का कितना देखो, तो निकल का 1.01 दिया हुआ है, और उसका होल क्यू लिख दोगे, क्यूब है, बट्टा प्रोडक्ट में गोल्ड है, गोल्ड का बता कितना दिया हुआ है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर 1/10, और उसका होल पावर गोल्ड एक ही है, तो एक ही लिखोगे ना, तो आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 ऊपर जाएगा, एक का क्यू एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, किस निकल गया, फॉर्मूला लगाओ, ई सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना निकला है 1.75, बोलो, 0.06, और n की वैल्यू कितनी है 3, लॉग 10 लिख दो, 10 का वैल्यू 10 ही ना आया, तो 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो कुछ है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 1.75 माइनस 0.02 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो 0.02 घटाओगे, घटाओ तो 173 हो जाएगा, 1.73 वोल्ट, लो 1.73 आंसर टिक किया हुआ है, क्लियर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं मुश्किल था, बट यहाँ पर खाली बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, जब निकल 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो गोल्ड तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना है ना उसको, क्योंकि +3 है गोल्ड में दिया हुआ है, तो क्या करोगे, इस 3 निकल मिलकर देगा, इसलिए बैलेंस करना है, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, मान लो कि ये कोई एक, मान लो कि ये वाला +2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और उधर वाला 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसको 2 से गुना करोगे, सॉरी इसको 3 से गुना करोगे, यहाँ का 3 यहाँ करोगे, यहाँ का 2, तो 2 × 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, n का वैल्यू 6 हो जाएगा, समझिए को, मैंने एक जब 2 दे रहा है, दूसरा 3 ले रहा है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इसका 3 उसको दुगना कर दो, उसका मैंने इसका चार्ज से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके चार्ज को उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 बैलेंस होता है, n का 1 6 हो जाएगा उसमें, तो ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, अरे समझे, हाँ, तो ये चीज़ का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बता दिया, सब गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है। अब एक टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या चीज़ है बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कि जब दोनों तरफ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब आएगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में ये जो है सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0 नहीं होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 1 मोलर के लिए फिक्स है, वो तो फिक्स है, वो कभी 0 की बातें नहीं करेंगे वहाँ पे, ओके,
गैल्वेनिक सेल की बात करें तो अगर कंसंट्रेशन दोनों तरफ कांस्टेंट हो जाए, रिएक्शन रुक जाए, रिएक्शन क्या हो जाए, तो इक्विलिब्रियम पे जानते हो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पर मतलब कि रिएक्शन रुक ही जाता है, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन होता है, सेम रेट हो जाता है। जब रेट स्पीडी से हो जाएगा तो कोई प्रोडक्ट या नेट रिएक्टेंट बनेगा नहीं, तो कोई नेट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो उस केस में बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें जाए, क्यूसी जो है केसी बन जाएगा। ओके, तो उसमें देखो क्या करेंगे, तो जिंक दो शुरू में जिंक आयन का कंसंट्रेशन, क्योंकि जिंक जो है वो आयन में टूट के यहाँ पा रहा था, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जा रहा था, ये रियल सेल, और जिंक का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ रहा था, है ना। शुरू में जिंक का कंसंट्रेशन ज्यादा था और कॉपर का कंसंट्रेशन कम था, लेकिन धीरे धीरे जिंक का कंसंट्रेशन घटेगा और कॉपर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एक टाइम आएगा कि दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल नहीं, इक्वल अलग चीज है, इक्वल हो भी सकता है नहीं हो सकता, वो अलग बात है। जैसा मैंने इक्विलिब्रियम बनाया था, दोनों का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिंक आयन अगर आप बनता है, जितना बनेगा जितना उतना ही टूट जाएगा, या जितना टूटेगा उतना ही बन जाएगा, ये चीज है। तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो जिंक आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कॉपर आयन का कंसंट्रेशन क्या कांस्टेंट। अब ये दोनों चेंज नहीं हो रहा था, ओवरऑल नेट रिएक्शन हो नहीं रहा है, तो रिएक्शन रुक जाएगा, तो उस टाइम में सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, सेल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। माने कि जो यहाँ पे वोल्टमीटर लगाओगे गैल्वेनोमीटर, तो ये गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो नहीं करेगा, 0 वोल्ट शो करेगा। ठीक है, अरे समझे? तो सेल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या करो, ई सेल इक्वल टू क्या पड़े, ई नॉट सेल आरटी बाय एनएफ पढ़े ना, पहला वाला फॉर्मूला लॉग की लिख दिया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम पर जानते हो कि सेल पोटेंशियल हो जाता है जीरो, क्या हो जाता है? तो याद रखना कि इक्विलिब्रियम पर सेल पोटेंशियल जीरो होता है, नॉन स्टैंडर्ड वाला। स्टैंडर्ड वाला जीरो नहीं होता है। तो ये नॉट सेल को ऐसे रख दो, तो ई सेल जीरो हो गया, और क्यूसी की जगह इस किसी की जगह क्या लिख देंगे? केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एग्जाम में आया हुआ है लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन 5 में, ठीक है। ऐसा ही बोलेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव करो, तो ऐसा लिखोगे। तो जीरो लिख दिया इसकी ई सेल की जगह, ई नॉट सेल का वैल्यू ऐसे रख दो, आरटी बाय एनएफ क्यूसी की जगह केसी रख दिया। अब यहाँ से हमको ई सेल को अकेला करना है, तो कर लो ई सेल को अकेला। तो ई सेल इधर लिया माइनस 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 प्लस हो गया, ई नॉट सेल का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हमको केसी चाहिए, लॉग केसी चाहिए। क्या चाहिए? केसी की वैल्यू चाहिए, केसी निकाल सकते हो। तो क्रॉस गुना करो, एन ई एफ सेल नॉट लिख दिया, क्रॉस गुना करके एन एफ को, एन एफ ई नॉट सेल, ओके। और ये आर टी एल एन लॉग केसी, ओके। यहाँ से केसी का मान निकाला जा सकता है। तो लॉग के अंदर केसी है, अब 2.303 से मल्टीप्लाई करो तो 10 बेस पे चला जाएगा। अभी 10 बेस तो नहीं लिया हमने, ओके ओके। तो हमने कहा क्या कि केसी को अकेला करोगे, केसी को यहाँ से ध्यान सुनो, ध्यान से, ये ई सेल तो जानते हो, केसी को अकेला करोगे, सुन रही हो, ये क्या कर दिया, ई नॉट सेल इक्वल टू, हाँ ये यहाँ से ई नॉट इक्वल टू यहाँ से निकल रही सेल का वैल्यू निकाले हो ना, तो ये काम आएगा। यहाँ से आर टी बाई एन एफ को तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 0.059, है ना, और ये 2.303 लेकर के, तो 0.059 लॉग वेस्टर्न हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का ये फॉर्मूला हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होगा तो ई नॉट सेल निकल जाएगा, ई नॉट सेल दिया होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा, ये फॉर्मूला लगा के। एन तो दिया रहेगा, रिएक्शन देकर के एन लिख दोगे, और केसी की वैल्यू दी होगी तो ई नॉट सेल निकल जाएगा, ई नॉट सेल दिया होगा तो केसी। भाई केसी का लॉग है ना, तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा उन्हें उल्टा, ओके, कोई दिक्कत नहीं, लॉग हटाना पड़ेगा। तो वही काम किया, तो वही जो ये उल्टा लिख दिया, केसी चाहिए ना, यहाँ से केसी चाहिए ना, तो एंटी लॉग ले लेंगे, और ये एन क्रॉस हुआ था, एन ई नॉट सेल, और 0.059 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंटी लॉग, ठीक है, केसी निकालना। तो भाई दोनों फिर फॉर्मूला है, ये दोनों काम आएगा फॉर्मूला न्यूमेरिकल बनाने में, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक फॉर्मूला मैं तुम बताना चाहता हूँ कि ई नॉट सेल को एन ई एफ से गुना कर दो, आर टी एल एन केसी को रहने दो, ये फॉर्मूला हो गया एन एफ सेल, एन एफ ई नॉट सेल। और फॉर्मूला जानते हो डेल्टा जी नॉट के बराबर हो गया। रिएक्शन अगर रुक गया है तो डेल्टा जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी वैल्यू क्या हो जाएगा, अरे जहाँ पे ई सेल जीरो वहाँ पे डेल्टा जी भी जीरो हो जाएगा। ये फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, ओके। डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन के सी। सर डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, जो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करता है। तो डेल्टा जी नॉट है, ठीक है। अब डेल्टा जी तो जीरो हो जाएगा इसमें इक्विलिब्रियम पे, ओके। तो डेल्टा जी का वैल्यू जीरो कर दो, तो यहाँ से डेल्टा जी, तो डेल्टा जी नॉट इधर ले आओ, ओके, और ये बचेगा आर टी एल एन के सी, तो माइनस कर दोगे। तो मैंने क्या कर दिया, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी लिख दिया। अब बताओ डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आया आर टी एल एन के सी, और आर टी एल एन के सी का वैल्यू यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, या आर टी एल एन के सी का वैल्यू एन एफ ई नॉट सेल, है ना। तो रख दो वहाँ पे, फॉर्मूला नया फॉर्मूला बनेगा, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे अभी, ओके। तो इसकी जगह आर एन एल एन के सी की जगह एन ई एफ नॉट सेल, ये ना फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में, यही डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। जहां पे ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा वहां पे डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो ई नॉट सेल पॉजिटिव यानी स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी नेगेटिव यानी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और जहां पे ई नॉट सेल नेगेटिव होगा वहां पे डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव के लिए मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हुआ, क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला निकला था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो लिखा भी हुआ है कि स्पॉन्टेनियस सेल के लिए, जो सेल स्पॉन्टेनियस है उसके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो ई नॉट सेल पॉजिटिव हो जाएगा। और उस केस में केसी की वैल्यू जो है 1 से बड़ी हो जाएगी, केसी की वैल्यू 1 से
बड़ी हो जाएगी। ओके, क्योंकि ई सेल पॉजिटिव में हो गया, तो ई सेल की वैल्यू अगर 1 से बड़ा 0 से बड़ा हो गया तो यहाँ फॉर्मूला देखो, ई नॉट सेल की वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो गया, ई नॉट सेल की वैल्यू, तो सोचो ना कि ई नॉट सेल पॉजिटिव कब आएगा, ये पॉजिटिव तब आएगा जब ये वैल्यू केसी की वैल्यू 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी हो तो ना लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आता है। ओके, तो यहाँ पर लॉग 1 की वैल्यू तो 0 हो जाती है ना, लॉग 1 से छोटे के लिए निकल जाएगी, लॉग 1 की से बड़ी के लिए वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसलिए केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, केसी की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, और केसी की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अरे इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए बताओ, इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए तुम्हारा वो तो जानते हो, इक्विलिब्रियम तो बता ही दिया कि डेल्टा जी की वैल्यू 0 है और डेल्टा ई सेल की वैल्यू 0 नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, समझ में आ गया। तो ये काम आएगा फॉर्मूला, बहुत काम का फॉर्मूला है। ठीक है, डेनियल सेल के लिए ये सवाल करवाए, डेनियल सेल के लिए ई नॉट सेल दिया हुआ है, अभी यहाँ केसी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, तो केसी का फॉर्मूला कहाँ पर क्या है, अभी कहाँ पर क्या हो, ई नॉट सेल बराबर 0.059 बटा एन लॉग एन की वैल्यू यहाँ पर 2 होगा, कंफर्म है, तो 2 0. केसी की निकालना है यहाँ से, तो ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 पता ही है, अब यहाँ से केसी निकाल लो, 0.03 बट्टा में डाल दोगे, ये 1.1 के बट्टा में चला जाएगा, डिवाइड करो, ये 36.67 आया लगभग भाग करके, है ना, अभी 36.67 है ना, तो 36 प्लस 0.067 कर दो, और 0.67 किसका वैल्यू आया जानते हो, 0.6 वैल्यू था लॉग 5 का, 0. कितना था, लॉग 5 का लगभग 0.7 था, तो वही करोगे, और log 4 का वैल्यू 0.6 था, log 5 को लिख दो इसको, तो 30.6 को लिख दो, मैं इसको ना लगभग कर दे रहा हूँ, इसको लग रहा हूँ 30.67 है ना, इसको लिख दो 36.7 कर देता हूँ, क्या करता हूँ बोलो, 67 कर देता हूँ, कर दिया 7, इसको 36 अलग कर दोगे, क्या हमको किसी ने चाहिए, एंटी को लगना चाहिए, तो 36 अलग कर दोगे, 0.7 अलग कर दोगे, अब इसको लिख दो 36 लिख दो 10 का पावर 36 का लिख दोगे, तो जानते हो ना कि 10 का 36 बगल में आ गया 36 बन जाएगा, है ना वही है, और इसको लिख दोगे 0.7 को लिख दो log 5 का लिख दो, जल्दी बताओ, log 5, log प्लस में होता है log गुणा में चला जाता है, सर ये log कहाँ से लाए हैं, अरे भाई समझो ना ये बात, पहले इसलिए बेसिक 12 वाला 10th 11th वाला अच्छे से पढ़ना जरूरी है। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है log 10 का पावर 3, अब बेस यहाँ 10 है तो 3 बगल में सरकेगा, और log 10 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आंसर 3। तो इस 3 को तुम ऐसे लिख सकते हो, इस 3 को लिख सकते हो सर log 10 का पावर 3, अब बेस कितना हो गया 10, ऐसे भी लिख सकते हो, log ला सकते हो, क्या कि 3 बगल में आएगा, 10 का वैल्यू 10 का लॉग 10 बेस पे 1 ही होता है, जहां पर मान लो 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ जल्दी बताओ, तो 5 को लिख सकते हो 10 का पावर 5, यहाँ पर बेस 10 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो, भाई किया गया, 36 को लिख दिया 10 का पावर 36, जो भी रहेगा उस पर 10 का पावर बना दो, लॉग लगा दो, ओके, जीवन 7 को तो जानते लॉग 5 का वैल्यू होता है, क्लियर हो गया, अरे समझे, अब यहाँ से ये हो गया log m प्लस log n गुना में चला जाएगा, log 5 36, अभी log खत्म हो जाएगा, log तो केसी का मान हो गया 5 गुना 10 का 36, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया, केसी का मान आया, वो मैंने वहाँ पर रूल लिख दिया कि x को कैसे लिखना है, कोई भी नंबर होगा तो 10 का पावर x करके ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, तो ये केसी का वैल्यू था। इस बार जो है तुमको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पता था तो तुम केसी का मान निकाल लिया, किसी पता रहेगा तो सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो, तो इसका डेनियल सेल का तो जानते हैं, n की वैल्यू 2 ले लीजिए, ठीक है, और इसके अभी तक तो हम लोग नॉस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग सेल पोटेंशियल निकाले, क्या निकाले, सेल पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड का भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो, जैसे मान लो जानते हो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है कि हाइड्रोजन है, दो गैस है तो आयन में टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इसका जानते हो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होता है, वैसे जो पढ़े थे SHE, ओके, तो ये लिखो, चलो निकालो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जैसे मान लो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो ऑक्सीडेशन के लिए 0.1 ये लिख दिया, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.059/n लॉग कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देखने से लग रहा है, तो n बटा में 2 रख दो, ये जानते हो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 लिख दो, 0.059 और केसी का मान इधर लिख दो, कौन लिखोगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में 2H है, H प्लस आयन का स्क्वायर कर दोगे, बटा में 1 लिख दोगे, ठीक है, चलो अब ये 2 बगल में से रख जाएगा, 2 बगल में से रख जाएगा, 2 कट जाएगा, 0.059, और ये माइनस अंदर ले जाओ, ये माइनस अंदर ले जाओ, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस में बटा में कर दो इसको, माइनस पावर माइनस बन जाएगा, ओके, पीएच बोलते हैं इसको, पीएच याद है क्रिया, अरे बटा में क्या कर दोगे इसको, इसी को तो नेगेटिव लॉग को बोलते हैं पीएच, इसको क्या बोलते हैं पीएच, याद है, पीएच इसी बोलते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10, याद है नहीं है, तो पीएच बोलते हैं, पीएच हो गया, लो पीएच निकल गया, यानी कि तुमको अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ओके, ये एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर दिया हुआ है तो तुम लगाओगे और पीएच निकालोगे, यहाँ से पीएच दिया हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो, ओके, लिखा हुआ है, और रिडक्शन पोटेंशियल के लिए नेगेटिव लगा दोगे, क्या लगा दोगे,
0.059 या 6 लिख दो, 0.06, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया, फाइंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ हैविंग पीएच 4 पीएच दे दिया, 4 पीएच दे दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना, 4 से गुना कर दो, 0.059 को गुना कर दो, तो पीएच 4 से गुना कर दो, 0.06 ले लिया, 0.024 वोल्ट हो गया। और उल्टा भी हो सकता है कि तुमको ऑलरेडी उल्टा कर दे, बोल दे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.24 वोल्ट है तो पीएच निकालो, तो भाई 0.06 लेकर काट दो, पीएच 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल देगा तो माइनस लेकर चलोगे, ठीक है।